यस डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य भाग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहली कक्षा में भी बताया था कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल उसके दो भाग हैं, गद्य और काव्य। और काव्य जो है पोर्शन वह आप पहले 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे, 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और अब हम इसका गद्य भाग पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल से पहले हिंदी साहित्य में सिर्फ काव्य रचनाएं ही लिखी गई, और जैसे ही आधुनिक काल आया तो काव्य और गद्य दोनों रचनाएं लिखी गई। कविता के अलावा जो भी रचनाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, यह सब गद्य के अंतर्गत आता है। और जो गद्य रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की, उसमें हिंदी कहानी का बहुत अधिक महत्व है। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है आपका, हिंदी कहानी उद्भव और विकास। उद्भव और विकास का अर्थ क्या है कि हिंदी कहानी की शुरुआत कब हुई, अर्थात हिंदी भाषा में पहली कहानी कब किसने लिखी, उसका क्या प्रभाव रहा, उसके बाद फिर कहानियां किस तरह से होते हुए, किस पड़ावों से होते हुए आगे बढ़ी, किस किस ने उसको, एक आप कह सकते हैं कि कहानी एक व्यक्ति ने लिखी, उसके शुरुआत की, उसके बाद फिर किसी दूसरे ने लिखी, उसको और बहुत अच्छी कहानी के रूप में लिखा। अर्थात जो कहानी विधा है उसका विकास और उद्भव कैसे हुआ, कैसे फिर वो अपने अनेक चरणों से होती हुई हिंदी कहानी आज विकास की चरम सीमा पर पहुंची, यह हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। भारतीय साहित्य में वेदों, उपनिषदों, संस्कृत और बौद्ध जातकों में अनेक रोचक व उपदेशपूर्ण कहानियां देखने को मिलती है, जो हमारे आप कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है। लेकिन वे कहानियां आधुनिक हिंदी कहानी से सर्वथा करते बिल्कुल 100% अलग है। आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप अंग्रेजी तथा उससे प्रभावित बंगला कहानी के अनुकरण का ही परिणाम है। जो हमारी पहले शास्त्रों में कहानियां थी वो क्या थी, उपदेशात्मक कहानियां थी। पर जो आज आधुनिक हिंदी कहानी है, इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वह अंग्रेजी और बंगला कहानियों का है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि हिंदी में जो पहली कहानी किसने लिखी, लिखी बहुतों ने होगी, फिर वो सामने कब आई, तो इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी सबसे पहले लिखी गई, कुछ लोग कहते हैं यह कहानी, कि जैसे मान लो कुछ लोग रानी केतकी की कहानी, यह देखिए रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी बताते हैं। इंशा अल्लाह खान ने इसको लिखा। कुछ लोग राजा भोज का सपना, जिसे राजा शिव प्रसाद जी ने लिखा। कुछ लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की अद्भुत अपूर्व स्वप्न को बताते हैं, कहानी का गौरव बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा गणपति चंद्रगुप्त ने इंदुमती को किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम और मौलिक, पहली भी और मौलिक का अर्थ है कि उसका जो कंटेंट है, जो उसका विषय है, कहीं से चुराया हुआ नहीं है, मौलिक कहानी है। एक लेखक ने अपनी आप कह सकते हैं अपनी सोच के आधार पर जब कहानी लिखी, उसे हम मौलिक रचना कहते हैं। तो इंदुमती को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो है, इसको गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद को केंद्र बिंदु माना जा सकता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को नई दिशाएं, नए आयाम प्रदान किए हैं। तो जब हम हिंदी कहानी का विकास यात्रा के बारे में पढ़ते हैं, उद्भव हमने देख लिया कि पहली कहानी, विद्वानों के अलग मत हैं, लेकिन जो ज्यादातर विद्वान मानते हैं तो वो गोस्वामी जी द्वारा रचित इंदुमती को पहली कहानी मानते। फिर उसका विकास जो है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सुविधा के लिए हमने यह मान लिया कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है वो केंद्र बिंदु है, क्योंकि उन्होंने ही कहानी को एक नई दिशा, नया आयाम प्रदान किया था। तो उनको केंद्र बिंदु मानकर हम हिंदी कहानी के विकास को 4 चरणों में, 4 पोर्शंस में बांटकर, विभक्त करके हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी 1900 से 1916 तक, इसका अर्थ क्या है कि प्रेमचंद जी से पहले हिंदी कहानी का स्वरूप कैसा था, उसका विकास कैसा था। उसके बाद फिर प्रेमचंद युगीन का अर्थ है जो प्रेमचंद जी का युग था, उसमें हिंदी कहानी कैसी थी। फिर था प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद के बाद वाली हिंदी कहानी कैसी थी। और स्वातंत्र्य युगीन अर्थात स्वतंत्रता, आजादी के बाद
प्रेमचंदोत्तर युग के भी बाद की और आज तक की जो कहानी है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या उसका रूप स्वरूप बदला, यह हम इस तरह से 4 चरणों में बांट करके पढ़ सकते हैं। आपने याद रखने के लिए ध्यान रखना है कि पहला पड़ाव प्रेमचंद जी से पहले की कहानी, फिर प्रेमचंद जी के समय की कहानी, फिर प्रेमचंद जी के बाद की कहानी, और प्रेमचंदोत्तर युग के बाद की, या इसको आप आधुनिक कहानी कह सकते हो, आजादी के बाद की कहानी कह सकते हो। आप अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इस 4 पड़ावों को समझ सकते हैं। इसके अनुसार ही हम कहानी के विकास के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अब हम जानेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, जिसकी समय सीमा जो है 1900 से 1916 ईस्वी तक मानी गई है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी जो है, इसमें कहते हैं कि विकास यात्रा सरस्वती तथा इंदु नामक पत्रिका, जैसे मैगजीन्स आती है ना बेटा अनेक तरह की, तो यह हिंदी साहित्य की सरस्वती तथा इंदु मुख्य पत्रिकाएं हैं जो आज तक चलती आ रही हैं। इसके प्रकाशन से शुरू होता है। आरंभ में लिखी गई कहानियों में कुछ शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर है, कुछ संस्कृत नाटकों के आधार पर है, कुछ बंगला कहानियों को रूपांतरित करके, कुछ लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर, कुछ जीवन की वास्तविक घटनाओं को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत की गई। इसका अर्थ क्या है कि जो 2 पत्रिकाएं शुरू हुई, इन पत्रिकाओं में जो कहानियां लिखी गई, ये प्रेमचंद जी से पहले की कहानियों के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ बंगला से जो कहानियां थी उनको ट्रांसलेशन किया गया कुछ संस्कृत नाटकों के आधार पर, अर्थात जो कंटेंट हमारे पास पहले से था और कुछ जीवन की वास्तविक घटनाओं को आधार पर रखकर लिखी गई। आरंभिक कथा लेखकों में किशोरी, जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के लेखक हैं, उनके नाम है ये किशोरी लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वंग महिला आदि उल्लेखनीय है। मतलब प्रमुख जो प्रसिद्ध हैं वो ये हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी वर्ष सुदर्शन में सुदर्शन क्या है, यह भी पत्रिका है। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई। 1902 में सरस्वती में भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल कहानी हुई। इस तरह से कुछ कहानियों के बारे में आपको बताया गया, जैसे रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 में, बंग महिला की धुलाई वाली, ये शुरुआती कहानियां हैं जो कुछ एक पत्रिकाएं थी उनमें छपी, और ये कहानीकारों के बारे में आपने देख लिया है। और इस तरह से क्या है कि आगे चलकर लेखक साहित्य की अन्य विधाओं की सृष्टि में प्रवृत्त हुए और कहानी को विकसित तथा प्रतिष्ठित करने का श्रेय अन्य कहानीकारों को मिला। इस काल में प्राय चरित्र प्रधान बात, देखिए अब तक आपने इसमें क्या जाना कि कौन सी पत्रिका में किस लेखक ने कौन सी कहानी लिखी, छपी, वो कहानी प्रकाशित हुई। अब हम क्या कहेंगे कि इनका विषय क्या था। इन कहानियों में जो विषय था, कहानियों के अंदर जो चीजें थी वो क्या थी, चरित्र प्रधान, कि किसी एक व्यक्ति विशेष के चरित्र पर आधारित, वातावरण की, उस समय वातावरण कैसा था, घटना प्रधान तथा ऐतिहासिक कहानियां लिखी गई। कहानियों का जो विषय था यह 4 था। अब आ गया प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, जिसने मतलब आप कह सकते हैं कहानी विधा मान लो आज 1% के स्तर पर है, तो वह सीधा जो है जाकर 50, 60, 70% तक पहुंच गई। एकदम से उसमें जो परिवर्तन आया, एकदम से जो उसने विकास किया, तो वह यह पड़ाव था प्रेमचंद युगीन का अर्थ प्रेमचंद के युग की, प्रेमचंद के समय की कहानी। और इसका समय जो है 1916 से 1936। इसका अर्थ क्या है कि प्रेमचंद जी की पहली कहानी 1916 में छपी और जो लास्ट थी वो थी 1936 में छपी। अब इसमें क्या क्या खास बातें थी। वास्तविक विकास का अर्थ है कि जो कहानी को एक पहचान मिली वो प्रेमचंद युग में ही मिली थी। जिस प्रकार प्रेमचंद इस काल के उपन्यास साहित्य के एक छत्र सम्राट रहे। प्रेमचंद जी जो एक ऐसे आप कह सकते हैं साहित्यकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास, हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास दोनों को नया आयाम, नई दिशाएं प्रदान की। तो कहानी में उनका स्थान अद्वितीय है कि अर्थात उनके जैसा इस युग में और कोई नहीं है। इन्होंने अपनी कहानी पंच परमेश्वर, पहली कहानी थी, नवीन परंपराओं नवीन युग का सूत्रपात किया, कहानी को नई दिशा दी। लगभग इन्होंने 300 कहानियां लिखी और जो इनकी कहानी संग्रह थे, अर्थात एक ही ग्रंथ के अंदर तो सारी कहानी लिखी नहीं जाती, तो वो इनके कहानी संग्रह का नाम है मानसरोवर और उसके 8 भाग है, जैसे मानसरोवर भाग 1, भाग 2, इस तरह से। और लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखी है जो इस तरह से प्रकाशित हुई और सभी अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इन्होंने सामाजिक, पारिवारिक, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक सभी तरह की कहानियां इन्होंने लिखी हैं। प्रेमचंद जी ने ग्रामीण जीवन से
अधिक जुड़े हुए थे। उनकी अधिकतर कहानियों में विषय जो है गांव की जिंदगी का है। बहुतेरी कहानियां कस्बाई जिंदगी का है, जो कस्बों में लोग रहते हैं, सत्याग्रह आंदोलन, अर्थात समाज में जो जो स्थिति उस समय थी, स्कूल और कॉलेज का वातावरण, जमींदारों, साहूकारों, बड़े उच्च पदाधिकारियों, इन सब की समस्याओं, परिवेश की उपज है जो इनके समय में घटना थी। जो घटनाएं थी, समस्याएं थी, समाधान थे, जो परिवेश था, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल से थे तो इन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़ी ज्यादा चीजों को उठाया है। और उस समय लोगों की क्या क्या समस्याएं थी, मध्यम वर्गीय परिवार की क्या थी, जो गरीब थे क्या थी, जैसे विधवा विवाह, अनमेल विवाह, संयुक्त परिवार के विघटन, अर्थात जो बंधा हुआ परिवार है किसने टूट रहा है, वैश्यावृत्ति, पूंजीवादी शोषण वृत्ति, ये सभी चीजें जो थी इनकी कहानियों का मुख्य विषय रहा है। सामाजिक भावनाओं का ह्रास। अब इनकी कुछ एक कहानियों के नाम है, आप जितने याद रख सकते करेंगे। ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, मंदिर, दूध का दाम, वैश्या, सफेद खून, इस तरह से कफन उनकी प्रमुख बहुचर्चित कहानियां हैं। इनकी कहानियां सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक कहानियां ऐसी हैं, जैसे इस बार आपने प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह पढ़ी है। आप जब प्रेमचंद जी के युग की बात कर रहे हैं तो आप उसमें वह कहानी भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा, जो चीजें आप पढ़ते हैं उसके बारे में भी आप जब प्रश्न बना रहे हैं तो वहां पर उसको ऐड कर सकते हैं, आपका प्रश्न और ज्यादा प्रभावी बन सकता है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी जो है, जैसे प्रेमचंद जी तो मुख्य कहानीकार हो गए, उसके बाद उनके युग में भी और कई अच्छे कहानीकार हुए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने 69 कहानियां लिखी। आकाशदीप पुरस्कार पुरस्कार कहानी जैसे आपने इसी साल सिलेबस में पढ़ी है ना। इसी तरह से इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा, त्याग, सच्चा प्रेम आदि लिखा गया है। इसी तरह से फिर जो है पंडित विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की ताई कहानी बहुत प्रसिद्ध है। हार की जी सदा सुख, ये जो है सुदर्शन जी की कहानियां हैं। दो अन्य प्रसिद्ध कहानीकार और हैं इस युग के, जैसे इन्होंने बताया जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। इसके बाद पंडित विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक बता दिया इन्होंने, उसके बाद सुदर्शन जी बताया। और कहते हैं कि प्रेमचंद जी के जो पांडे, बेचन शर्मा उग्र तथा यशपाल, उग्र जी ने राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक रूढ़ियों, इनके बारे में लिखा। यशपाल को मार्क्सवादी कहानी लेखक की संज्ञा दी गई है। इन्होंने ऐसे लोगों पर करारी चोट की है जो गरीबों का शोषण करते हैं। इसमें एक शब्द आया बेटा मार्क्सवादी। मार्क्सवाद क्या है? एक यह भी विचार ही है जो समाज में गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हैं, चाहे कोई विधवा नारी है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई किसान है, जो गरीब है और उनका फिर अमीर लोग शोषण करते हैं, उनके प्रति विरोध प्रकट करना, विद्रोह करना मार्क्सवादी विचारधारा है। तो जो यशपाल जी हैं उनके पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है और उन्होंने उसी तरह की कहानी लिखी। इसका अर्थ क्या हो गया कि उन्होंने गरीबों का शोषण करने वाले लोगों के प्रति नैतिकता का संदेश दिया है। इस तरह की इन्होंने कहानियां लिखी है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में कुछ अन्य प्रसिद्ध कहानीकार भी है, रामकृष्ण दास है ना, चंडी प्रसाद हृदेश, उषा देवी, ये सब और अन्य, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र इलाचंद जोशी आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों में राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं को भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रेमचंद जी से पूर्व जो कहानियां थी वो थोड़ी थोड़ी लिखी गई थी, प्रेमचंद जी ने इसको नया आयाम दिया। प्रेमचंद युग में मुख्य कहानीकार प्रेमचंद है और अन्य कहानीकारों की थोड़े थोड़ा परिचय आपको दिया गया है, इसको आपने याद करना है। प्रेमचंद जी के बाद प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद के उत्तर अर्थात उनके बाद की हिंदी कहानी कैसी है, 1936 से 1950 तक। ये 1950 है बेटा, 1936 से 1950 तक की कहानी को प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के नाम से हम जान और समझ सकते हैं। इसमें क्या था, कहानी में अनेक तरह के परिवर्तन हुए, दो धाराएं प्रवाहित हुई। इसका अर्थ क्या है, दो तरह के लोग हुए। पहली जिन्होंने मनोवैज्ञानिक, जो मन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनकी कहानियां लिखी, जैनेन्द्र इलाचंद जोशी, मनोविश्लेषणात्मक, जो मन की समस्या है उनका विश्लेषण करती हुई कहानियां लिखी। और दूसरी थी समाजवादी कहानी, और उसमें अग्रणी का अर्थ सबसे श्रेष्ठ कहानी यशपाल जी ने लिखी है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में दो बातें हुई, दो धाराएं हुई, दो तरह के लोग हुए। एक ने मनोविज्ञानिक अर्थात मन की जो तनाव, चिड़चिड़ापन, विश्लेषणात्मक है कि समाज में जो मानसिक समस्याएं हैं उनको विश्लेषणात्मक करती हुई कहानियां लिखी। और जो दूसरी थी वो थी सामाजिक कहानियां। सामाजिक कहानियों में जो सबसे अच्छी कहानियां लिखी वो है यशपाल जी।
मनोवैज्ञानिक कहानियां, इसमें जो है जैनेन्द्र जी का आगमन एक नवीन दिशा को सूचित करता है। जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय, इलाचंद जोशी, ये क्या है, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के दो भाग हैं। पहला मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं, इसमें जैनेन्द्र जी ने जो है एक नया सूत्रपात किया, जैसे कि प्रेमचंद युग में हिंदी कहानी में प्रेमचंद जी ने किया। इसी तरह से जो ये अन्य साहित्यकार हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी हैं, किसी ने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा, किसी ने नारी पुरुष के संबंधों के आधार पर लिखा, ठीक है। इस तरह से इनकी पहली कहानी हत्या है। आपने यह ध्यान रखना है कि जिन भी कहानीकार के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई उनकी कहानियां और उनकी कहानियों का विषय क्या है, इसके बारे में आपने अपना जो लेक्चर है, जो अपनी प्रश्न है, उसका उत्तर तैयार करना है। अज्ञेय जो है वो दूसरे महत्वपूर्ण मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार है। परंपरा, ये अज्ञेय जी की कहानियों के नाम है। परंपरा, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां। दूसरा विषय क्या था, समाजवादी कहानियां, जैसे यशपाल जी हैं, उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा से समाज में क्या था कि जो भी शोषित वर्ग है, जिनका शोषण हो रहा है, उनके प्रति सहानुभूति रखना और जो उनका शोषण कर रहा है उनके प्रति विद्रोह की भावना प्रकट करना, यह मार्क्सवादी विचारधारा है। तो जो समाजवादी कहानियां लिखने वाले कहानीकार हैं, उन्होंने क्या किया कि यशपाल जी की जो यशपाल जी आदि जी हैं, इन्होंने क्या किया, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कहानियां लिखी। अन्य कहानियां भी इसमें लिखी गई। फिर इसी में थोड़ी सी किसी ने आंचलिक कहानियां भी लिखी, कि एक आंचलिक कहानियों का अर्थ क्या होता है कि एक खास स्थान पर एक मतलब है तो ये शोषण के बारे में ही कि कहीं किसी खास जगह पर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसको दिखाती हुई कहानियां हैं, लेकिन शोषण समाजवादी कहानियों का एक आप कह सकते हैं सब पॉइंट है, वो है आंचलिक कहानियां, जिसमें एक अंचल विशेष की जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनको लिखा जाता है। और इनमें जो एक प्रमुख स्थान है वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, और इनकी जो यह प्रमुख कहानी है उसका नाम है लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। ये आंचलिक कहानियां हैं। अन्य जो हैं जैसे शिव प्रसाद सिंह हैं, ये इन्होंने भी कुछ अच्छी अच्छी कहानियां लिखी है। गुलरा के बाबा है, हंसा जाइए अकेला, मार्कंडे जी की प्रसिद्ध आंचलिक कहानियां हैं। अन्य साहित्यकारों ने भी लिखी है, लेकिन जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इनका नाम भी प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार के रूप में हम जान और समझ सकते हैं। और लास्ट में जब हम पढ़ते हैं वो है स्वातंत्र्य युगीन हिंदी कहानी। इसको आप स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी, 1950 के बाद की कहानी, आजादी के बाद की कहानी, इस तरह से आप किसी भी रूप में याद करने के तौर पर लिख सकते हैं, जिससे से आप इसको समझ पाते हैं। स्वातंत्र्य युगीन का अर्थ है स्वतंत्रता के बाद की कहानी। इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि 1950 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो 1950 के बाद की कहानी। इस युग की कहानी में खास बात क्या है, कथ्य और शिल्प। कथ्य का अर्थ होता है जो कहानी का मुख्य भाव है, कथा है, कहानी में जो कथा है वह है, और उसको लिखने का जो तरीका उसे हम शिल्प कहते हैं। तो जो हिंदी कहानी है वह कथ्य और शिल्प, अर्थात उसका जो कथा तत्व है, कहानी है, उसको लिखने का तरीका, दोनों में ही नए प्रयोग, नवीन प्रयोग होने लगे। लंबी मंजिल पार करने के बाद हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध। पहले उसको क्या शुरुआत की, आजादी के बाद किया स्वातंत्र्योत्तर कहानी, और उसके बाद जब 1960 के बाद जब हिंदी कहानी मतलब उसमें कुछ परिवर्तन आने लगे तो उसे हम नई कहानी के नाम से भी जानने लगे। और उसके बाद 1960 के बाद कहानी को किसी ने कुछ नाम दिया, जैसे नई कहानी, किसी ने सचेतन कहानी, किसी ने साठोत्तरी कहानी, किसी ने सक्रिय कहानी, तथा किसी ने समकालीन कहानी की संज्ञा दे दी। है वो वही युग जो स्वातंत्र्योत्तर युगीन है वही चलता आ रहा है, लेकिन उसके नाम अलग अलग समय के अनुसार दिए जाते लगे। 1950 में राजकमल प्रकाशन जो है, ये क्या है, पब्लिशर का नाम है। नई कहानियां पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। इसके संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। इसी पत्रिका के माध्यम से डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी कहानी को नई कहानी की संज्ञा प्रदान की थी। यह छोटी छोटी चीजें हैं। नई कहानी में मध्यम वर्ग का यथार्थ वर्णन,
अब तक जो कहानियां लिखी जा रही थी वो क्या लिखी जा रही थी, आदर्शात्मक कहानियां थी, यथार्थ भी था पर उसमें आदर्श भी था। अब मनुष्य ने जो है, जो उसके जीवन के संघर्ष है, जो उसके जीवन के चैलेंजेस है, जो समाज में समस्याएं हैं, अर्थात उनका यथार्थ नंगा रूप जिसको कह सकते हैं कि जैसा है वैसा का वैसा, उसमें किसी भी तरह की बनावटीपन नहीं है, सामाजिक विसंगतियां, नई कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य अमरकांत जिंदगी और जोक। अमरकांत जी की कहानी है जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन। यह आपने शायद किसी कक्षा में पढ़ी भी हो या आप कभी पढ़ के देखे। जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं दोपहर का भोजन, तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि किसी मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक एक समय के भोजन के लिए कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसका बिल्कुल सच्चा हमें रूप दिखाई देता है। मोहन राकेश की मलबे का मालिक आपने पढ़ी है यह कहानी। तो जो जीवन का यथार्थ है कि जब इंसान मतलब इस तरह गिरने लगता है कि वह किसी के साथ कोई विश्वास नहीं कर सकता, आप किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकते हो जो आपका बहुत प्रिय है उसके साथ भी। तो ये सच्चाई को बयां करती हुई कहानी आपने इसमें पढ़ी है। साठोत्री कहानी, 60 के बाद की कहानी। साठोत्री का मतलब 60 के बाद की कहानी। 1960 के बाद इन कहानियों का दौर हुआ कि जैसे आज युवाओं की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है, इसी तरह से जो पूंजीवादी व्यवस्था का भयानक दुष्चक्र है, ये सब चीजों को जोड़ करके मैं आपको फिर कहूंगी कि जो नई कहानी है, आजादी के बाद की कहानी है, कहानी के स्वरूप में जो परिवर्तन आया था वह मुख्य तौर से यही आया था कि जो कुछ भी साहित्यकार समाज में देख रहे हैं उसी को ही उन्होंने व्यक्त करने का, कहानियों के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आम जन के जीवन से जुड़ी कहानी, हमारी कहानी, यह इस कहानी का मुख्य रूप है। फिर है सचेतन कहानी, ठीक है, यह भी एक आंदोलन हुआ, व्यक्ति सापेक्ष पत्रिका पर आधारित था। इस आंदोलन को सचेतन कहानी की संज्ञा दी गई। इसके संपादक डॉक्टर महीप सिंह थे। सचेतन कहानीकारों में इनके नाम है महीप सिंह, नरेंद्र कोहली। ये सचेतन कहानी लिखने वाले कहानीकारों के नाम है। इसमें जो खास बात थी नए आंदोलन, वो था व्यक्ति सापेक्ष पत्रिका पर, मतलब जो मनुष्य है उससे जुड़ी हुई कहानी, चाहे उसके जीवन में कुछ अच्छा है चाहे बुरा है, उन कहानियों का इसमें जिक्र किया गया। सक्रिय कहानी जो है आखिरी दशक का अर्थ है 1990 के बाद की। तो उसमें क्या है, कहानी में संवेदना समाहित होगी, संवेदना भी जुड़ गई कि जो दुखी है पहले हमने उनका रूप दिखाया कि ये समस्या है, ये समस्या है, फिर उसमें संवेदना भी ऐड हो गई। इसका अर्थ क्या है कि इन समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो इस आंदोलन में यह हुआ। और क्या कहते हैं, इस युग के कहानीकारों का प्रगतिशीलता के प्रति विशेष मोह था। इसके 78 अंक के कहानीकारों में वीरेंद्र मेहंदी रत्ता, सुरेश मेनन, चित्रा मृदुल, रमेश बत्रा आदि जो हैं, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने क्या किया कि कहानी के माध्यम से प्रगतिशीलता पर ज्यादा ध्यान दिया। यह जो हम कहते हैं कि इस तरह की कहानियां, इसके आपने इस तरह से समझना है कि जो कहानी का विषय है उस विषय के अनुसार जब कहानीकार कहानी लिखता है, तो जब कोई उस कहानी को पढ़ता है और पढ़ने से किसी के हृदय में परिवर्तन होता है, तो यही कहानीकार का उद्देश्य होता है। जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और हमें लगता है कि यह समाज में गलत हो रहा है और इसको हमें परिवर्तित करना चाहिए, तब उस कहानीकार का कहानी लिखना सफल माना जाता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के कहानीकार अपने युग के अनुसार कहानियों की रचना करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम क्या जानेंगे कि हम कह सकते हैं वर्तमान हिंदी कहानी यथार्थ की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यथार्थ की प्रामाणिक अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है कि जो इसमें लिखा जाता है, जो बताया जाता है कहानियों के अंदर, वह सच है और उस सच का प्रमाण भी मौजूद है। स्वातंत्र्योत्तर कहानी में वास्तुशिल्प और भाषा के लिए नए आयाम देखे जा सकते हैं। आज की हिंदी कहानी हिंदी गद्य विधा में सर्वाधिक लोकप्रिय है, क्योंकि अब लोगों के पास उपन्यास पढ़ने का समय नहीं है। बड़े बड़े नोवेल्स आदि हम नहीं पढ़ सकते, हमें तुरंत प्रभाव से, जैसे कहते हैं ना कि कोई काम शुरू हुआ और वह उसका तुरंत हमें फल मिल सके, तो जैसे कहानी हम पढ़ने लगते हैं तो उसका अंत क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, यह चीज जानने की जिज्ञासा आज पाठक में ज्यादा है। और वह उस जिज्ञासा को ज्यादा देर तक मतलब शांत हुए बिना नहीं रह सकता, उसको लगता है कि मेरी जो जिज्ञासा है वह जल्दी शांत हो। तो जो इसमें निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि जो उपन्यास है उसको पढ़ने के लिए तो पूरी कहानी का एंड कब होगा,
वह हमें बहुत लंबे समय बाद पता चलता है, जबकि कहानी में यथार्थ भी है, अर्थात समाज की समस्याओं का चित्रण भी है, उनका समाधान भी है, उनकी का अंत भी है, और वो हमें बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पता चल जाता है। यह आज के समय की मांग है। तो कहानियों में इस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। तो यह आपने हिंदी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, अर्थात उद्भव कैसे हुआ, और फिर उसकी विकास यात्रा, और निरंतर आज हिंदी कहानी जो है निरंतर हर रोज विकास के मार्ग पर चल रही है। इसमें से आपने हिंदी की विकास यात्रा के बारे में पढ़ा। विकास यात्रा का अर्थ है कि हिंदी में कहानी में कब कब किसने क्या क्या लिखा, उनमें क्या क्या परिवर्तन आए, समाज से वो किस तरह से जुड़ी। और आज हम जैसे पहले आदर्शात्मक परियों की उपदेशात्मक कहानियां लिखते थे, उपदेश देने वाली, तो वे कहानियां अब जिंदगी के यथार्थ से किस तरह से जुड़ गई है, तो वो इसके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से आपने इस प्रश्न का उत्तर जब आपको एग्जाम में आएगा तो इस तरह से ही समझना और जानना है।